नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। ट्विटर ने भारत के लिए नियुक्त किया शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश संभालेंगे अब कमान। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। तो शिकायत अधिकारी को लेकर, ट्विटर के शिकायत अधिकारी को लेकर हमेशा से ये विवाद रहा। इससे पहले भी एक नियुक्ति की गई थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल अब ट्विटर ने एक बार फिर से भारत में अपने शिकायत अधिकारी को नियुक्त कर दिया है। ट्विटर ने इस बात की जानकारी अपनी वेबसाइट पर दी है। विनय प्रकाश इसकी कमान संभालेंगे, शिकायत अधिकारी के तौर पर रहेंगे। नई आईटी नीति के तहत, नई सुरक्षा नीति के तहत यहां पर एक शिकायत अधिकारी को नियुक्त करना जरूरी था और ट्विटर ने अभी अपनी रिवाज को पूरा कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। आईएसआईएस मॉड्यूल और टेरर फंडिंग को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर में 10 जगहों पर छापेमारी हुई है। एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अनंतनाग, श्रीनगर, अवंतीपोरा और बारामूला में ये छापे किए गए हैं। जांच एजेंसियों ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो एनआईए की टीम आज छापेमारी कर रही है, जिसमें लगातार कई जगहों पर एक के बाद एक छापेमारी की कार्रवाई की गई। अनंतनाग, श्रीनगर, अवंतीपोरा, बारामूला ये साउथ कश्मीर के वो इलाके हैं जहां पर ज्यादा बड़े स्तर पर मिलिटेंसी देखी जाती है। तो एनआईए की टीम ने कहां कहां पर छापेमारी की है, कहां कहां रेड की है, हम आपको बताते हैं। ये रेड की गई है अनंतनाग में, दूसरा बारामूला में, तीसरा श्रीनगर में और चौथी जगह है अवंतीपोरा। इन कुल मिलाकर ये 10 ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हुई। एनआईए की छापेमारी में 5 लोग अभी तक गिरफ्तार भी हुए हैं। आपको बता दें, इन गिरफ्तार हुए लोगों के नाम है जावेद अहमद मीर, दूसरा नाम है उमर भट्ट, तीसरा नाम है ओवैस अहमद, चौथा नाम है तनवीर अहमद और पांचवा जीशान आमीन मलिक। इन सब पर यह आरोप है कि लगातार ये टेरर फंडिंग का काम कर रहे थे, लगातार ये टेरर को फंड कर रहे थे। आरिश विलाल हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आरिश, टेरर फंडिंग मामले में 5 नाम अब तक सामने आए। इन 5 नामों के बारे में क्या डिटेल हमारे पास है? कौन ये लोग हैं, किस तरह से टेरर फंडिंग में जुड़े रहते थे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट देना चाहूंगा कि एक छठे शख्स की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और वो श्रीनगर से गिरफ्तारी हुई है। दरअसल श्रीनगर के नवा बाजार इलाके में एक मदरसा चलता है जिसका नाम है सिराजुल उलूम, और जो शख्स ये दारुल उलूम चलाते हैं, जो इसके चेयरमैन हैं, उनका नाम अदनान अहमद नदवी है। और आज सुबह जो रेड पड़ी इस दारुल उलूम पे, तो वहां से कुछ जो आपत्तिजनक लिटरेचर है वो जब्त कर लिया गया है और जो लैपटॉप है, पर्सनल लैपटॉप जो है अदनान का, उसको एनआईए ने सीज कर लिया है और अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये भी सूत्रों से खबर चली है कि ये जो दारुल उलूम सिराजुल उलूम जो है, इसका एफिलिएशन लखनऊ के एक दारुल उलूम से है। तो कहीं ना कहीं जो पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दारुल उलूम को लेके या टेरर लिंक्स को लेके, तो उसकी एक कड़ी ये हो सकता है। तो ये छठी गिरफ्तारी जो है वो श्रीनगर से हुई है। उसके अलावा जो बाकी नाम अपने लिए वो सारे जो है वो अनंतनाग से गिरफ्तार किए गए हैं। ये अलग अलग जो प्रोफेशन है उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं और कहीं ना कहीं जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है एनआईए की, उसमें इनका नाम आया है और यही वजह है उनको फिलहाल कस्टडी में लिया गया। हालांकि फॉर्मली उनको भी अरेस्ट नहीं किया गया है क्योंकि छापेमारी जो है वो अभी भी कई जगहों पे चल रही है। तो अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों के खिलाफ और कुछ सबूत निकल के आते हैं तो उनको फॉर्मली जो है अरेस्ट किया जाएगा। और जैसा आपने कहा कि ये दरअसल आईएसआईएस मॉड्यूल जो है, जो सरहद पार से या इंटरनेशनल लेवल पे जो आईएसआई की ऑनलाइन रिक्रूटिंग होती है और इसके अलावा जो नार्को टेरर और टेरर फंडिंग होती है, वो मामला जो है वो अभी एनआईए की जो है इन्वेस्टिगेशन में है और उन्हीं को लेके ये आज की छापेमारी चल रही है। ठीक है, आप लगातार नजर बनाकर रखिए इस छापेमारी पर। हम आगे भी आपसे तमाम बड़े अपडेट्स लेते रहेंगे। तो जो आरिश एक बड़ा अपडेट दे रहे थे वो ये कि 5 नाम हमने बताया और छठा नाम, एक और नाम है जो दारुल उलूम से ताल्लुक रखता है, उसका भी नाम सामने आया। शुक्रिया आरिश हमसे जुड़ने के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबरों में फिलहाल आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया एक और बड़ी खबर का। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर कानूनी तैयारी पूरी हो गई है। आज जनसंख्या नियंत्रण नीति का ऐलान करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी विधि आयोग ने इसको तैयार किया है, यह पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है और 2 से ज्यादा बच्चों पर सख्ती का प्रावधान होगा। तो नई जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश में आज लाई जा रही है। अब से कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लॉन्च करेंगे और यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर कानूनी तैयारी पूरी हो गई है। इसका ड्राफ्ट पूरा तैयार है। 2 से ज्यादा बच्चों पर पाबंदियां रहेंगी। तो यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर कानूनी तैयारी पूरी कर दी गई है। आज योगी आदित्यनाथ इसका ऐलान करेंगे। 2 बच्चों का प्रावधान किया गया है। 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका उल्लंघन करने वालों पर कहा जा रहा है कि तमाम सरकारी बेनिफिट्स जो हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, वो मिलना बंद हो जाएंगे।
तो लगातार जनसंख्या नीति को लेकर जो भी खबरें आ रही है वो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक और आपको बात बता रहे कि पॉपुलेशन कंट्रोल प्लान पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठाता जा रहा है। अगर बात करें, योगी आदित्यनाथ आज उसका ऐलान करेंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल प्लान को लेकर लगातार विपक्ष भी अपनी आवाज उठा रहा है और इसका विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ आज योगी आदित्यनाथ इसका ऐलान करेंगे और विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। कानून में 2 बच्चों का प्रावधान होगा। अगर अभी तक इस पूरी जनसंख्या नीति का हम जिक्र करें, क्योंकि इसका जिक्र बहुत पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से भी कर चुके थे और उन्होंने वहां से साफ तौर पर कहा था कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण के लिए आगे बढ़ना होगा और अब यह पहला राज्य होगा जहां पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नीति लाई जा रही है। फिलहाल 2 चाइल्ड पॉलिसी पर यह पूरी नीति आगे बढ़ेगी। खुर्रम निजामी हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ा है। खुर्रम, आपसे कितनी देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इस नीति को लॉन्च करेंगे और ये नीति किस तरीके से ग्राउंड पर उतरेगी? अब कुछ ही समय बचा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसका अनाउंसमेंट करेंगे और फिर देखा जाएगा उसमें क्या क्या होगा। लेकिन जो अभी हमें मालूम है, क्योंकि जो ड्राफ्ट बना है वो लॉ कमीशन ने बनाया है और हमारी जस्टिस एन मित्रा जो चेयरमैन है लॉ कमीशन की, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से पूरा होगा। उनका ये भी कहना था कि जिनके जब भी ये चीज लाई जाएगी और उसके 1 साल बाद इम्प्लीमेंट होगी। यानी कि ऐसे मान लीजिए आप कि 11 जुलाई 2021 को अनाउंसमेंट होता है कि इसको लागू किया गया है, तो लेकिन इफेक्टिव कब होगा? इफेक्टिव ठीक 1 साल के बाद होगा, क्योंकि 1 साल और जो पहले है उससे पहले जो मामला होगा उनको फर्क नहीं पड़ेगा। मसलन मेरे अगर 3 बच्चे हैं तो और 2022 से पहले में 3 बच्चे हैं तो मुझ पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2022 के बाद अगर कोई होता है तो इस पर फर्क पड़ेगा। जो सरकारी नौकरियां हैं वो नहीं मिलेगी जिनके 2 ज्यादा बच्चे हैं, जो बेनिफिट्स हैं सब्सिडीज हैं वो नहीं मिलेगी उन लोग को जिनके 2 ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन उनको मिलेगी जो इससे पहले थे। देखिए, जब कानून बनता है तो हमेशा आगे से लागू होता है, पीछे से लागू नहीं होता। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। अब बात ये होती है तो वो हो गए जिनके 2 ज्यादा बच्चे हैं, उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी, उनको तमाम बेनिफिट्स नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी में दिक्कत है, चुनाव लड़ने में दिक्कत हो सकती है। पंचायत चुनाव की यहाँ बात हो रही है, यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उसके लिए आपको एक बड़ी पॉलिसी चाहिए। लेकिन जिनके सिर्फ 1 बच्चे हैं स्वेच्छा से, उनकी बात करी जाए तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट उनको अलग से मिलेगा। मसलन उनको सरकारी नौकरी में उनको प्रायोरिटी मिलेगी जिनके 1 बच्चे होंगे। पहले ये सिंगल गर्ल पॉलिसी में होता था, तमाम तरह के बेनिफिट मिलती थी, एजुकेशन में खास तौर से मिलती थी, लेकिन अब सिंगल चाइल्ड हो जाएगा। मतलब आपका बेटा हो या बेटी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसमें आएंगे। तो एजुकेशन की बात कर लीजिए, उसमें काफी रिबेट मिलेगी। उसके बाद आप बात करिए हेल्थ की बात करिए तो उसमें रिबेट मिलेगी, तमाम चीजें रिबेट मिलेगी, ताकि लोग को समझ में आए कि ज्यादा बच्चे होने से क्या नुकसान है और कम बच्चे होने से क्या कि कैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी को और बल्कि 1 चाइल्ड पॉलिसी को प्रमोट किया जाए और 3 चाइल्ड पॉलिसी इससे ज्यादा बच्चे होने पर कैसे उन्हें रोकने के लिए एक तमाम कैप्स लगाई जाए, कैपिंग की जाए। चलिए ठीक है खुर्रम, आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे संपर्क साधते रहेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स हैं जो इस नीति पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या प्रतिक्रियाएं उनकी तरफ से आई, हम आपको सुना देते हैं। चाहूंगा कि यह एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत अच्छा कदम है, प्रदेश के हित में कदम है और इस कदम का समर्थन करें, स्वागत करें और लोगों को अच्छा संदेश दें। वैक्सीन की तरह कि कोरोना की वैक्सीन मत लगवाना, ये तो भाजपा की वैक्सीन है और यह है वह है, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी बनने की कोशिश ना करें। अच्छा काम हो तो उसे अच्छा कहना चाहिए, उसका स्वागत। इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि जो योजनाएं हैं हमें मुख्य धारा से जोड़ना है, हमें संपन्न करना है उन परिवारों को जो पात्र हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़ी जरूरत है प्रदेश की कि हम देश की मुख्य धारा से, प्रदेश की मुख्य धारा से आम जन को जोड़ सकें। इसलिए जनसंख्या कानून लाना बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन जनता की रायशुमारी के बाद, जनता की राय के बाद अगर जनता उस पर मोहर लगाएगी तो हम ये कानून जरूर लेकर आएंगे। जब जनसंख्या का बढ़ती है तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। जो लोग होते हैं उनको अधिकार जो होता है वो कम मिल पाता है। तो एक तो आर्थिक दृष्टि से होता है, फिर एक शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पे भी अंतर पड़ता है, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। संख्या एक नियंत्रण होना चाहिए, तो उसके लिए जो भी पहलू हैं उन पे सब पे विचार किया जा रहा है। तो ये तो आपने सुना सरकार की और बीजेपी की बात, लेकिन तमाम विपक्षी दल इस पर क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ हिंदू धर्म गुरुओं का क्या मानना है वो भी आप सुनिए। यही वही लोग हैं जिन्होंने 77-80 के बीच में जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए जो नसबंदी का कार्यक्रम चलाया था,
इन्हीं लोगों ने उसका विरोध किया था। संख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं उत्तर प्रदेश को? आप जब 17 में चुनाव लड़कर के आए थे, 17 का आपका घोषणा पत्र कहां, संकल्प पत्र कहां है? कितनी स्मार्ट सिटी बनी है, कितने एक्सप्रेसवे बन गए हैं, किन शहरों में मेट्रो आ गई है, कितने नौजवानों को लैपटॉप मिल गया है, कितने लोगों को रोजगार मिल गया है, कितनी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, दवाई है नहीं, अस्पताल है नहीं, सड़कों में गड्ढे हैं। केवल उत्तर प्रदेश के मुद्दों को भटकाने का प्रयास योगी जी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब मुद्दे नहीं भटकेंगे। अगर कोई भटकेगा तो योगी जी आप सरकार से भटकोगे। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या की समझ एक डेमोग्राफर की चीज होती है, वो वैज्ञानिक चीज है, और घोर अवैज्ञानिक लोग इसके माध्यम से डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे साहब, डेमोग्राफर्स पे छोड़िए, और क्या केंद्र की सहमति है? किस प्रकार की बातचीत हुई? कौन कौन लोग इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हुए? उसमें कितने डेमोग्राफर थे? कैसे आपने डिकेडल रेट ऑफ ग्रोथ को देखा है? ये सारी चीजें हैं, ये उन्हें समझ में नहीं आएगी जिनका दर्शन मठ का है। मठ के आगे कुछ नहीं, मठ के पीछे कुछ नहीं। मैं समझता हूं कि जो सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य है, और निसंदेह रोगी पड़े प्रदेश को सीएम योगी जैसे व्यक्ति ही संभाल सकते हैं। और जो योगी जी ने संभाला है, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा श्रेष्ठ और जो निर्णय लिया उससे ज्यादा उत्तम निर्णय वर्तमान में कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार भयावह स्थिति बढ़ती आबादी की है, घटते रिसोर्सेज की है, शायद मुझे लगता है कि ये भयावह मंजर भविष्य में क्या होगा, ये इसकी तरफ इंगित कर रही है। और जो लोग इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं या तुच्छ राजनीति कर रहे हैं या तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को आईने में जरूर देखना चाहिए। कोविड इसका जीता जागता प्रमाण है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए विशेष रूप से कानून ला रहे हैं, वो साधुवाद के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं। हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, सारा विकास उसमें रुकता है, तो इसीलिए विशेष रूप से उन्होंने ये अनिवार्य कर दिया है कि भाई जिसके 2 बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी में भी, और ऐसे भी जो है किसी भी जो लाभ मिलने वाला है वो 2 बच्चों होगा उसको प्राप्त होगा। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई राज्यों से कम जनसंख्या वृद्धि दर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर 20.1% की वृद्धि दर है। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का अगर हम जिक्र करें तो यहां पर 23.7% की दर है। तो वहीं दिल्ली में 21% की दर है, राजस्थान में 21.4% की दर है, गुजरात में 19.2% की दर है, अरुणाचल प्रदेश में 25.9% की दर है, तो वहीं मेघालय के अंदर 27.8% की दर से जनसंख्या बढ़ती है। साथ ही साथ बिहार में 25.1%, झारखंड के अंदर 22.3%, मिजोरम के अंदर 22.8%, और अब बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 20.3%। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर कई राज्यों से कम जो वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर है, हम उसका जिक्र कर रहे हैं जो आपने अभी देखा। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के जो मामले सामने आए हैं उसका जिक्र करते हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर पूरे भारत में 41,506 नए केस सामने आए। वहीं एक दिन में 895 संक्रमितों की मौत हुई है। एक दिन में 41,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना से अब तक कुल 3 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। तो एक दिन में 41,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो लगातार यहां पर अभी भी मामले सामने आ रही हैं और यही वजह है कि अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। 24 घंटे में 41,506 मरीज सामने आए। तो वहीं 10 राज्यों की अगर बात करें तो 24 घंटे में 89% केस इन 10 राज्यों से सामने आए। यानी कि टॉप 10 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें महाराष्ट्र है, केरल है, तेलंगाना, असम, कर्नाटक, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 10 राज्य पूरे भारत के ऐसे हैं जहां पर आप देखिए तो 10 राज्यों से ही लगभग 89% केस सामने आए हैं। उर्वशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उर्वशी, अगर हम बात करें सीधे तौर पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। टॉप 10 राज्यों की अगर बात करें, महाराष्ट्र भी उसमें से एक है और महाराष्ट्र हमेशा से देखा गया लगातार कोविड के तमाम मामले वहां पर सामने आते रहे और एक बड़ी संख्या में सामने आते रहे। अभी ग्राउंड पर स्थिति क्या है?
जी, हम आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र की अगर खास करके बात करें तो महाराष्ट्र फिर क्यों ना हो डेल्टा प्लस वेरिएंट हो, सेकेंड वेव हो या फर्स्ट वेव हो, इनमें हमेशा से टॉप मोस्ट स्टेट रहा है। अब अगर हम देख रहे हैं तो ओवरऑल जहां पे थोड़े से आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते जो है लॉकडाउन यहाँ पे इतनी आसानी से जो है फ्री नहीं हुआ है। लोग कई बड़े पैमाने पे लॉकडाउन के वायोलेशंस होते हुए दिखाई देते हैं लोगों की ओर से और उनको लेकर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स भी ली जा रही है। पर एक बहुत ही अहम मुद्दा है, वो ये है कि जिसे वेपन कहा जा रहा है कोरोना वायरस को लेकर, यानी कि वैक्सीन की अगर हम बात करें तो मुंबई में लगातार आज तीसरा दिन है जब वैक्सीन नहीं चल रही है। गवर्नमेंट अस्पतालों में वैक्सीन आज तीसरे दिन बीएमसी में, खास कर मुंबई की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे तीसरे दिन लगातार वैक्सीन नहीं चल रही है। और यही अगर कंपेयर करें आप प्राइवेट अस्पतालों में तो वहाँ पे 60 लाख के ऊपर ऐसे वैक्सीन के डोसेजेस पिछले 1-2 दिनों में दिए गए हैं। इसको लेकर आप एक अंदाज लगाएं कि किस तरह से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, यानी कि एक आम नागरिक जो है जो 800 से 1000 रुपए सहन नहीं कर पाए, अफोर्ड ना कर पाए, उसके लिए तो वैक्सीन ये कंप्लीटली डिप्राइव्ड सिचुएशन है, ऐसे हम कह सकते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पर अभी भी सरकार को काम करने की जरूरत है और एक ऐसी नीति बनाने की जरूरत है कि आखिरी व्यक्ति जो आखिरी पायदान पर खड़ा है उसके बाद भी सरकारी सुविधाएं वैक्सीनेशन को लेकर पहुंच सके। शुक्रिया उर्वशी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर।